हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई की तैयारी में लगे हुए होंगे। और हम आप लोगों का अपने एसएसटी क्लासेस पर स्वागत करते हैं। हमें आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो सपोर्ट दिया, दे रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की आपकी तैयारी के लिए हम अपने गेस्ट को तथा 10 साल के अनसॉल्व पेपर के गेस्ट को मिलाकर आपके साथ साझा करेंगे, जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, जिसके न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल या थ्योरी या फिर डिफिनेशन, तीनों में से तो एक पक्का आना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के वीडियोज को हम बनाते हैं और आप लोगों के हेल्प के लिए अपलोड करते हैं। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ये क्लास 12 स्टैंडर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। और ये जो मेरा है ये टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बिना समय गंवाए हम आपको आपके टॉपिक पे ले सकते हैं, ले चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ये प्रतिरोधों का संयोजन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोधन के संयोजन में होता क्या है? जब कोई ऐसा सर्किट हो या ऐसा परिपथ हो जिसमें ढेर सारे प्रतिरोध लगे हुए हों और उस प्रतिरोध के स्थान पर किसी ऐसे प्रतिरोध का यूज या उपयोग कर दिया जाए जिससे कि उसमें उस परिपथ में उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ना बदले या धारा का मान ना बदले, तो इस प्रकार का जो प्रतिरोध होता है उन सारे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी टॉपिक पे हमें इस वीडियो में चर्चा करनी है। तो हमारा जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार है वो है श्रेणी क्रम में। तो अब प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में कैसे होता है ये मेरा, और दूसरा होता है समांतर क्रम में। जो प्रतिरोध होते हैं हमारे समांतर क्रम में भी जुड़ते हैं। तो समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं ये हमारा है। तो मेरा जो पहला टॉपिक है वो प्रतिरोधों का संयोजन, और प्रतिरोधन के संयोजन कितने प्रकार के होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है प्रतिरोधों का संयोजन, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रतिरोधों का संयोजन होता कैसे है, कितने प्रकार से होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोधन का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है जो होता है प्रतिरोधों का संयोजन, जो हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन COMBINATION, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और ESI, रेजिस्टेंस TANCE, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधों का संयोजन। तो अब प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोधन का संयोजन एक होता है श्रेणी क्रम में, ठीक है, एक होता है श्रेणी क्रम में और दूसरा होता है समांतर क्रम में। ठीक है, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। तो अब श्रेणी क्रम में कैसे होता है और समांतर क्रम में कैसे होता है? तो चलिए, पहला जो है पहला हमारा है श्रेणी क्रम। ठीक है, तो पहला है श्रेणी क्रम। ठीक, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन ठीक, राइट। अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ आप इसको समझ सकते हैं, इसका इंग्लिश होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि जब किसी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा
ठीक। एवं एवं पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी सेल अथवा बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसी को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे सपोज करो कि ये मेरा क्या है, ये मेरा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं मेरा क्या है, ये कोई सेल है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई सेल है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई सेल है। देखिए बैटरी कब बनेगा, बैटरी तब बनेगा जब दो अथवा दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़ने के पश्चात बैटरी बनती है। तो ये मान लेते हैं कोई सेल है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि इसको इस तरह से जोड़ा गया है कि ये मतलब रेजिस्टेंस यहाँ है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, और उसके बाद में फिर आगे बढ़े तो मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस आपका, मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से ऐसे आप आए, मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ है, ठीक है ना। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये विभव उच्च है, तो जो जिसका विभव उच्च होता है उसको हम धनात्मक मानते हैं, तो ये मेरा प्लस होगा और ये हमारा माइनस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब इसको, ये हमारे रेजिस्टेंस हैं, ये प्रतिरोधक हैं, ठीक है। अब जब यहाँ ये पॉजिटिव है, उच्च विभव है, तो धारा का प्रवाह इधर से धन सिरे से होगा, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, जो करंट यहाँ से प्रवाहित होगा वही करंट इसमें से भी जाएगा, वही करंट इसमें से भी जाएगा, वही करंट इसमें से, वही करंट इसमें से, यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, समझ भी रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें से जो करंट फ्लो होगा, मान लीजिए यहाँ से करंट आई आ रहा है, तो यही आई इसमें भी जाएगा और यही करंट आई इसमें से भी जाएगा, ठीक है ना। यानी इस तरह से आप देख सकते हो कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, तो इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह समान होता है। यानी यदि यदि दो अथवा दो, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यदि दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोधों में समान धारा का प्रवाह होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यदि किसी परिपथ में विभिन्न प्रतिरोधों के बीच समान धारा का प्रवाह होता है, तो इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को हम कौन सा संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी प्रतिरोध का पहला सिरा, ठीक है ना, दूसरे प्रतिरोध के, ठीक है, जब किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध का ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा पहले सिरे का पहला सिरा एवं अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा किसी बैटरी से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं जो आपके समाज में आसानी से आ जाए। तो आप ये स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी परिपथ में समान धारा का प्रवाह हो, ठीक है ना, जैसे इसमें से आई जाएगा तो इसमें से भी वही जाएगा, इसमें से भी वही जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, समान धारा का यदि किसी परिपथ में, ठीक है, समान धारा प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को, यदि सभी प्रतिरोधों में समान धारा का प्रवाह हो, तो उस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाए एवं पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी सेल से जोड़ दिया जाए। तो ये स्टूडेंट्स, ये पहले सिरे का, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा या अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये स्टूडेंट्स किससे जुड़ा है, सेल से, और ये किसका, इसका जो दूसरा, इसका जो पहला सिरा है ये किससे जुड़ा है, ये सेल से। तो इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स देखिए जरूर, अब इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है, इसका मान लेते हैं R2 है, इसका मान लेते हैं R3 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब सब में धारा प्रवाह समान हो रहा है तो सब में रेजिस्टेंस समान होना चाहिए, फिर ये R1 R2 R3 क्यों। तो चलिए इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। जरूरी नहीं, देखिए किसी भी कोई भी सब्सटेंस है उसकी प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, लेंथ पे निर्भर करती है,
उसके बाद में उसके नेचर पर निर्भर करती है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो इस वजह से जरूरी नहीं कि सब एक जैसा हो। इस वजह से इसका जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। दूसरा रीजन आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जैसे धारा का प्रवाह आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धारा की प्रबलता कम होती जाएगी, जिसके कारण से भी रेजिस्टेंस का मान समान नहीं होगा और इसका मान बदलता जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, तो यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ जो भी पोटेंशियल होगा ये भी होगा। मान लेते हैं ये V1 है, ठीक। यहाँ भी टर्मिनल, यहाँ भी टर्मिनल, हम जानते हैं किन्हीं दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल निकलता है, तो ये R2 है तो इसका पोटेंशियल V2 मान लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से यहाँ भी दो टर्मिनल है तो इसके बीच भी हमें पोटेंशियल मिलेगा, इसको हम R3 पे V3 मान लेते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख लीजिए पहले, यहाँ ऐसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब किसी परिपथ के परिपथ के पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा से जोड़ा जाए एवं पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को सेल या किसी बैटरी से जोड़ा जाए तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं, ठीक है ना, संयोजन कहते हैं। आप देख सकते हैं क्या है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ज्वाइंट है। फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ज्वाइंट है। फिर अब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तथा अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा किससे कनेक्ट है, ये सेल से कनेक्ट है, सेल से या बैटरी से कनेक्ट हो। इस प्रकार के प्रतिरोध को हम समान मतलब इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन या इन सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन कहते हैं, इन सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो माय डियर अभी स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी परिपथ में विभिन्न प्रतिरोधों के बीच समान धारा का प्रवाह हो तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, देखिए ये R1 पर मान लेते हैं यहाँ टर्मिनल, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा ये V1 होगा। यहाँ R2 पर जो होगा इसको हमने क्या मान लिया, V2। यहाँ भी टर्मिनल, तो यहाँ भी हमें पोटेंशियल मिलेगा, तो R3 पर मैंने पोटेंशियल V3 मान लिया। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया, लेट मीन्स मान लिया, क्या मान लिया कि V1 V2 को जोड़ेंगे तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 को जोड़ेंगे तो ये V के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, V के। क्योंकि आप ये जानते हो, क्या जानते हो कि रुपए को रुपए में जोड़ेंगे रुपया ही मिलेगा, और पैसे को पैसा में जोड़ेंगे पैसा ही मिलेगा, किताब को किताब में जोड़ेंगे किताब ही मिलेगा। इसी तरह से पोटेंशियल को पोटेंशियल में ऐड करेंगे तो हमें पोटेंशियल ही मिलेगा। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं चूंकि V बराबर होता है IR, होता है ना, सेम उसी तरह से क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड। V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2, हो गया थर्ड, और V3 इक्वल टू हो जाएगा
IR3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अब इसको हम करेंगे क्या, इसको उठाकर इसी एक में रख देंगे। ठीक है ना, इसको उठाकर एक में क्या करेंगे, जब रख देंगे यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए इसका पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें इसे मिटाना पड़ेगा और यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं, अब इसको जब हम एक में रख देंगे तो रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ लिखिए v1 कामा, यहाँ ऐसे लिखिए 2, 3 तथा 4 के मान, तथा 4 के मान एक में रखने पर, एक में रखने पर। ठीक है ना, तो देखिए एक क्या है, v है, तो v बराबर आई आर, v बराबर होता है आई आर, इसको आप पढ़ चुके हैं ओम के नियम में। तो इस v की जगह पे हम रख देंगे आई आर इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स v1 बराबर आई आर वन। आई क्यों, चूंकि v1 पर भी वही धारा है, तो कौन सी धारा जा रही है, आई, तो ये आई का आई हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद में इसमें इसका संगत रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, तो इस R की जगह पे हो जाएगा हमारा R1 प्लस, डियर स्टूडेंट्स V2, ये हमारा क्या है, V2 है। तो V2 पर मेरा जो जो करंट है I है, इसमें भी करंट I, इसमें भी क्या है, करंट I फ्लो हो रहा है, तो हो गया I। और इसका जो संगत जो रेजिस्टेंस है I पर R2 है, तो इस R की जगह पे डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा R2 प्लस V3, तो V3 पर मेरा जो जो करंट है, ठीक है, इस I की जगह पर करंट यहाँ भी I ही है, तो हो गया हमारा I। ठीक, और डियर स्टूडेंट्स R, तो R का इस I का जो संगत जो रेजिस्टेंस है R3 है, तो हमारा हो गया R3। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अब आप समझ सकते हैं, देखिए इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I कॉमन है, तो I को हमने कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड तो कटेगा ही। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मुझे मिलेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ इसका यूनिट लिख देते हैं, इसका यूनिट होता है ओम, या इसका सिंबल आप बना दीजिए इस तरह से। ठीक है ना, आप ओम का सिंबल बना दीजिए ऐसे। ठीक, तो चलिए इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा जो मेरा है, दूसरा है समांतर क्रम, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ले लिए, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा जो है वो है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जब जब विभिन्न प्रतिरोधों के एक सिरे किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हुए होते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि ये मेरा कि कोई सेल है या बैटरी है, जिससे, ठीक है, जिससे किसी रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है। तो रेजिस्टेंस को जब जोड़ा गया है तो मान लेते हैं, देखिए ये हमारा हो गया, इसको मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये मान लेते हैं मेरी बैटरी है। ठीक, बैटरी है, मान लेते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या है, उच्च विभव है, तो मेरा ये धन सिरा होगा, और ये निम्न विभव है तो ऋण सिरा होगा। अब यहाँ से क्या है कि ऐसे मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है इस तरह से, और ऐसे निकाले गए हैं। ठीक है, इस तरह से, ये मान लीजिए है इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं, अभी हम बता रहे हैं कैसे होगा। ठीक है, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल मत घबराइएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है आपके लिए, इसको आप चुटकी बजा के समझ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए देखिए ये मेरा ये उच्च विभव है इसका, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, निम्न विभव है तो निगेटिव टर्मिनल होगा। अब ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है, धन प्रवाह की दिशा होती है। तुम्हारी लवली स्टूडेंट्स ये प्लस है, तो मतलब हमारा धारा का प्रवाह इधर से होगा। मान लीजिए यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है आई है, क्या है, आई। ठीक है, अब ये आई जब यहाँ पहुंचेगा, ठीक है,
तो यहाँ पहुंचने के बाद कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, मैं कुछ समझ रहा हूँ, आप समझ रहे हो। देखो यदि आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसा समझ जाइए। मान लीजिए यहाँ से ये पाइप है, इसमें से पानी जा रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसे इधर जा रहा है, कुछ ऐसे इधर जा रहा है, कुछ ऐसे इधर जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं, इतना तो आप समझ ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब पानी आएगा तो आप देखोगे ये पानी जब यहाँ पहुंचेगा तो कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा और कुछ पानी इधर जाएगा, ठीक है ना। तो अब मान लेते हैं कि अब इसी को अब आप मान लीजिए करंट है। अब यहाँ जो पानी जाएगा, मान लीजिए इसको ये इधर जाने वाला I1 है, जो इधर जा रहा है ये I2 है, जो इधर जा रहा है ये I3 है। अब ये तो डिपेंड करेगा एरिया पे, इसके नेचर पर, इसका कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसी हिसाब से इसमें पानी फ्लो होगा। तो सेम उसी तरह से ये जो मेरा इसमें जब करंट यहाँ पॉइंट पर पहुंचेगा, इसको पॉइंट ए मान लें, इसको पॉइंट बी मान लें, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ जो करंट पहुंचेगा तो जो इसमें जाएगा इसको हमने I1 मान लिया, इसको हमने I2 मान लिया, इसको हमने I3 मान लिया। अब मान लीजिए I1 करंट फ्लो होने पर इसका रेजिस्टेंस R1 होता है, और I2 करंट फ्लो होने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है R2, और इसमें I3 रेजिस्टेंस I3 करंट फ्लो होने पर इसमें रेजिस्टेंस R3 होता है। डियर लवली स्टूडेंट्स, जब ये यहाँ से निकलेंगे फिर इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। क्या यहाँ से I1 निकलेगा, यहाँ से I2 निकलेगा, यहाँ से I3 निकलेगा, फिर यहाँ से I निकलेगा। और ये देखिए देखिए ये सर्किट तभी सही माना जाता है कि जितना करंट इधर से जाए उतना करंट यहाँ से हमें मिल जाए, तभी हम मानेंगे कि मेरा सर्किट कंप्लीट है और सही है। तो सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से I गया I1 I2 I3, तो I1 I2 I3 डिवाइड हो गया I1 I2 I3 में। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर I1 I2 I3 मिलेंगे, तो I1 I2 I3 किससे मिलके बने I से, तो ये I के बराबर होगा। तो जितना करंट इस सिरे से निकला, ठीक है, उतना करंट यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। सो ये मेरा सर्किट कंप्लीट है और सही है, ठीक है ना। अब ये स्टूडेंट्स देखिए, आप यहाँ सिर्फ दो टर्मिनल है, एक ये है एक ये है, तो इसके बीच मैंने मान लिया सिर्फ हमें एक ही पोटेंशियल मिलेगा, इसको हमने क्या मान लिया, V मान लिया, ठीक है ना। क्या मान लिया, V मान लिया। अब देखिए, अब इसको हम आसानी से समझ सकते हैं और इसको आसानी से हम लगा सकते हैं। चलिए पहले इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है, देखिए, जब जब किसी परिपथ में जब किसी परिपथ में जब किसी परिपथ जब किसी परिपथ में विभिन्न प्रतिरोधों को जब किसी परिपथ में विभिन्न विभिन्न प्रतिरोधों विभिन्न प्रतिरोधों के के पहले सिरे को के पहले के पहले सिरे को के पहले सिरों को किसी एक बिंदु से किसी किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से तथा तथा उन प्रतिरोधों के उन उन प्रतिरोधों के उन प्रतिरोधों के किसी एक बिंदु से तथा उन प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे दूसरे सिरों को दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से दूसरे बिंदु से दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं जोड़ जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को तो इस प्रकार के संयोजन को तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का को प्रतिरोधों को प्रतिरोधों के को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन संयोजन कहते हैं, ठीक है ना, आप समझ गए, ठीक है। मतलब जब किसी परिपथ के विभिन्न प्रतिरोधों के पहले सिरे को, ये पहला सिरा है, किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरों को, ठीक है, दूसरे सिरों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दें, ठीक है, के सिरों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दें, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। इसको आप समझ, ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी परिपथ में विभिन्न प्रतिरोधों के बीच बहने वाली धारा
समान ना हो, अलग अलग हो, तो ऐसे प्रतिरोध को हम समांतर क्रम संयोजन, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अब आप ये पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं आप, ये पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, V इज इक्वल टू होता है IR, V इज इक्वल टू ओम के नियम से, ओम के नियम से आप ये पढ़े हैं ना, ओम के नियम, ओम के नियम से, ठीक है ना। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप आसानी से इसी फार्मूले के सहायता से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, इसी फार्मूले के सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको बड़े ही इजी से और बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अब आप, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान R, ठीक। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए हमें I1 I2 I3 के जोड़ने से क्या मिल रहा है, I मिल रहा है, तो यहाँ आप मान लीजिए, लेट मीन्स मान लिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना। ये मेरा करंट है जो I1 I2 I3 इसमें फ्लो हो रहा है, फिर ये तीनों मिल रहे हैं, ये I1 I2 I3 में डिवाइड हो रहा है, फिर ये I1 I2 I3 कॉम्बिनेट होकर के फिर I के बराबर हो जा रहा है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि I बराबर V बाई R होता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं I1 बराबर हमें मिलेगा V अपान R1, चूंकि डियर स्टूडेंट्स I1 पर जो मेरा रेजिस्टेंस है ये R1 है, तो ये R1 हो गया, तो वोल्टेज तो V ही है, पोटेंशियल तो V हो जाएगा, इसको हम मान सकते हैं सेकेंड। इसी तरह से हमारा I2 इज इक्वल टू हो जाएगा, डियर स्टूडेंट्स V है तो हमारा पोटेंशियल V ही है, तो V हो गया। अब इसका जो रेजिस्टेंस है R2 है, तो अपान R2 हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारा I3 बराबर निकाल लेते हैं, तो I3 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारा पोटेंशियल V ही है, और R जो है R रेजिस्टेंस, इसका जो संगत रेजिस्टेंस है R3 है, यहाँ R3 हो जाएगा। अब यही मान हम इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 3 4 से यहाँ लिखिए 2, 3, 4 से 2, 3, 4 से I1, I2 तथा I3 का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो एक में जब रख देंगे तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, इस I के जगह पे V बाई R हो जाएगा, तो यहाँ V बाई R हो गया, और I1 के जगह पे क्या हो गया V अपान R1, तो V अपान R1 हो गया, प्लस I2 के जगह पर V अपान R2 हो जाए, इस I2 के जगह पे V अपान R2 हो जाएगा, प्लस V अपान R3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए V यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स यहाँ से V हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। सो अब देखिए V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 मिलेगा। सो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये हमारा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो गया। सो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप समझ लीजिएगा, और मुझे आशा है कि आप लोगों के समझ में बिल्कुल आ गया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर इसे शुरू से अंत तक देखिएगा। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, डेरिवेशन, डेफिनेशन या लेकर तीनों में से एक तो फंसेगा ही फंसेगा, और समांतर क्रम श्रेणी क्रम 2 होता है, दोनों में से तो एक पक्का ही आएगा, चाहे डेफिनेशन आ जाए, चाहे डेरिवेशन आ जाए, चाहे इस सूत्र पर आपका सवाल आ जाए समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। सो आई होप आप इसे अच्छे से समझे होंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और इस पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बस आप लोग मुझे अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो हम चाहेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये जिससे कि आने वाले वीडियो का उस बेला आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।